हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा था और केमिकल काइनेटिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और आपका इसके लिए भी। इंडस्ट्रियल में भी हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट यूजफुल होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है और क्यों हमें सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए। तो नाम से ही पता चल रहा है सरफेस। तो सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमेना अकर एट द सरफेस और नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ सबस्टेंस। तो किसी सबस्टेंस के सरफेस पे होने वाले जो फिनोमेना होते हैं और उस सरफेस के नेचर के बारे में जहां हम स्टडी करते हैं उसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या नाम देते हैं, सरफेस केमिस्ट्री नाम देते हैं। तो हमने सिंपल कहा था द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री which deals with phenomena occur at surface। तो जो किसी सरफेस के ऊपर जितने भी फिनोमेना होते हैं उसको हम क्या, उसकी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, सरफेस केमिस्ट्री नाम देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारे चारों तरफ हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, केमिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल, ये भी सरफेस एक फिनोमेना है। वैसे ही हमारे पास जैसे चॉक पार्टिकल हमारे पास क्या हो गया, चॉक के बोर्ड के सरफेस के ऊपर ये हमारे पास क्या हो रखे हैं, पूरा हम उसको लिख पा रहे हैं किसके कारण, ये सरफेस फिनोमेना के कारण, है ना। तो जो चॉक के पार्टिकल हो बोर्ड के सरफेस पे क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एक्युमुलेट हो जा रहे हैं। और वैसे ही हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी बहुत बड़ा यूज होता है किसका, सरफेस केमिस्ट्री का। तो एकेडमिक पॉइंट से भी और हमारे पास इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के हिसाब से या यूज के हिसाब से हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अगर हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन को अगर कलरलेस करना है तो हम चारकोल का यूज करके क्या कर देते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पिगमेंट को क्या कर सकते हैं, वहां से सॉल्यूशन से बाहर हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सारी की सारी जो चीजें हमारे पास है ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी सरफेस के ऊपर होने वाले फिनोमेना के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसको क्या नाम देते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, पहला हमारे पास एडजॉर्प्शन आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉर्प्शन की एडजॉर्प्शन होता क्या है, ये भी एक सरफेस फिनोमेना है। दूसरा कैटालाइसिस हम पढ़ेंगे, उसके बाद एंजाइम कैटालाइसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एडजॉर्प्शन है। क्या हमारे पास, एडजॉर्प्शन। तो पहला टॉपिक है हमारे पास एडजॉर्प्शन और इसी एडजॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट पे या एडजॉर्प्शन पे ये हमारे पास मैक्सिमम जो सरफेस फिनोमेना होते हैं इसी पे डिपेंड करते हैं, इसी के कॉन्सेप्ट पे हमारे पास काम करते हैं। तो एडजॉर्प्शन को समझना हमारे पास क्या है, बहुत जरूरी है। तो एडजॉर्प्शन जो वर्ड है सुनने में थोड़ा नया होता है, तो सिंपल सा हम उसको देखते हैं, बहुत आसान सा है कि हमारे पास कोई, पहले इसको देखते हैं हम कि हमारे पास कोई सॉलिड सबस्टेंस है, ये सॉलिड या लिक्विड भी हो सकता है। और सॉलिड सबस्टेंस हमारे पास, इसको ये सॉलिड सबस्टेंस ले लिया, ये सॉलिड सबस्टेंस का क्या है, सरफेस है, इसका चारों तरफ क्या है, सरफेस। तो अगर किसी गैस और किसी सबस्टेंस के जो पार्टिकल होते हैं, किसी गैस और सबस्टेंस के जो क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, अगर वो पार्टिकल किसी अदर सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। हरी बात समझ में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, खाली सरफेस के ऊपर, ये अगर किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर या लिक्विड सरफेस के ऊपर किसी गैस के पार्टिकल या अदर सबस्टेंस के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या, या उस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पे जो सॉलिड का सरफेस है इसके बल्क में हमारे पास पार्टिकल नहीं जाते हैं, बल्क का मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर में इंटर करके पार्टिकल खाली कहाँ पे रहते हैं, सरफेस में ही रहते हैं।
तो अगर किसी सॉलिड सरफेस के बाद किसी सब्सटेंस का क्या होता है, पार्टिकल खाली उसके क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, उस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने बोर्ड के ऊपर चौक से लिखा हुआ है, पर हमें पता है कि अगर मैं इसको मिटाऊंगा तो आसानी से चौक वहां से हट जाती है। अब ये जो चौक के पार्टिकल हो खाली बोर्ड के क्या है, सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रखे हैं और सरफेस के ऊपर वो क्या हो रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। वो कभी भी बोर्ड के बल्क के अंदर क्या नहीं करते, वो इंटर करते हैं नहीं। तो ये भी बेस्ट एग्जांपल है किसका, सरफेस फिनोमेना या एब्जॉर्प्शन का बेस्ट एग्जांपल है। तो ये चौक से हम इसके ऊपर कैसे लिख पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन के कारण लिख पा रहे हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन के पीछे जो प्रिंसिपल है उसी के कारण हम क्या करते हैं, ये चौक से इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर लिख पाते हैं। क्लियर? तो हमने कहा था कि when the particle of the gas or substance accumulate on the surface of the other substance which is solid or liquid is called adsorption। तो अगर किसी गैस और किसी सब्सटेंस के पार्टिकल किसी दूसरे सॉलिड और लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, एक्युमुलेट या इकट्ठे हो जाते हैं, खाली सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं एज कंपेयर टू द बल्क, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। अब फिर से हमने देखा होगा एक सब्सटेंस वो जिसका सरफेस है और जिसके सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो सॉलिड और लिक्विड सरफेस जिसके ऊपर जिसके सरफेस के ऊपर पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, जैसे अभी हमने देखा ना सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट होता है। तो जिस सरफेस के ऊपर पार्टिकल इकट्ठे होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और जिस सब्सटेंस के जो पार्टिकल होते हैं एडजॉर्बेंट के सरफेस में हमारे पास क्या होता है बेटा, एक्युमुलेट होते हैं या वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या वहां पे इकट्ठे होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्बेट। क्या नाम देते हैं, एडजॉर्बेट। आ रही बात समझ में? तो वो सब्सटेंस जिसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्बेंट। और वो सब्सटेंस जिसके पार्टिकल एडजॉर्ब्ड होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये एडजॉर्बेट कौन सब्सटेंस हो गया, जिसके पार्टिकल एडजॉर्ब होते हैं, और एडजॉर्बेंट कौन हो गया, जिसके सरफेस के ऊपर पार्टिकल क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास एडजॉर्प्शन सिंपल सा है। तो हमने कहा एडजॉर्प्शन होता क्या है, किसी सॉलिड और लिक्विड सरफेस के ऊपर पार्टिकल अगर एक्युमुलेट हो जाते हैं खाली सरफेस के ऊपर, बल्क के अंदर इंटर नहीं करते हैं, तो उस सरफेस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और एडजॉर्प्शन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक होता है एडजॉर्बेट और दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। तो जिसका सरफेस होता है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, जिसके पार्टिकल उस सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक्युमुलेट इकट्ठे होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। हमारी बात समझ में? क्लियर? अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम इस सरफेस के पार्टिकल को, अगर मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस के जो पार्टिकल इकट्ठे हो अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो इसको हम नाम देते हैं डिसॉर्प्शन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, डिसॉर्प्शन। क्लियर? तो एक ये तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो गया। अब कई बार हमारे पास एब्जॉर्प्शन और दूसरा एक टर्म्स आता है एब्जॉर्प्शन। क्या था हमारे पास, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में हम एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्ब होना है ना, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। हम क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज जाता है। तो दोनों फिनोमेना और दोनों टर्म्स हमारे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों का एक दूसरे से कोई ज्यादा लेना देना है। सिंपल सी बात है, सपोज अगर मेरे पास ये सेम हमारे पास कोई सॉलिड या लिक्विड का सब्सटेंस है और यहाँ पे होता क्या है कि कोई गैस या कोई अदर सब्सटेंस के पार्टिकल क्या होते हैं, उस सरफेस की बजाय क्या हो जाते हैं बेटा, इस सब्सटेंस के क्या हो जाते हैं, बल्क में भी इंटर कर जाते हैं। बल्क का मतलब होता है कि इसके इंटरनल पार्ट में भी क्या कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम जाते हैं, यूनिफॉर्मली वो क्या हो जाता है, उस गैस के पार्टिकल सारा उसमें क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये सरफेस में भी रह सकते हैं पर सरफेस के साथ साथ ये ज्यादा इनका कंसंट्रेशन कहाँ होता है, अंदर होता है, कहां, बल्क में। तो ये कोई सरफेस फिनोमेना नहीं है। तो अगर किसी सब्सटेंस के बल्क में भी क्या करते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल किसी गैस के पार्टिकल बल्क में भी इंटर कर देते हैं यूनिफॉर्मली बल्क के अंदर भी, और सारा वो बटे हुए होते हैं, यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन। है ना? तो एब्जॉर्प्शन कब बोलते हैं, जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के बल्क के अंदर से लेके पूरा सरफेस तक वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बट इफ particle only accumulate on the surface of the substance, this phenomena is called adsorption। इन दोनों में यही फर्क है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये खाली पार्टिकल सरफेस में जमा होता है, यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल पूरे सरफेस से लेके पूरे बल्क तक क्या होता है, यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं ना। तो ये हमारे पास सरफेस फिनोमेना है नहीं, इसलिए हम इसको एब्जॉर्प्शन को ज्यादा सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ते भी नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारे पास एक चौक है, आप चौक क्या करेंगे, हम घर पे भी छोटा प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना।
हमने चौक ली और हमने क्या किया, चौक को इंक के सॉल्यूशन के साथ हमने इसको भिगोया। इंक दैट मींस वाटर के साथ हमने इंक क्या कर रखी है, डिसॉल्व कर रखी है। उसके कुछ टाइम बाद में इस चौक को जब बाहर निकालूंगा तो मैं वहां पे ऑब्जर्व करता हूं दो चीजें, कि पहली चीज अगर वो इंक ब्लू है तो पूरा चौक हमारे पास बाहर से किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और अगर मैं उस चौक को तोड़ता हूं तो चौक आसानी से टूट जाती है, क्योंकि चौक क्या हो जाती है, गीली हो जाती है, वेट हो जाती है। पर मैं अंदर से चेक करूंगा, चौक जो होती है वो पूरी अंदर से कैसे होती है, व्हाइट होती है, खाली सरफेस में ही कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है कि जो इंक है वो खाली चौक के सरफेस में ही एब्जॉर्ब हुई हो, उसके बल्ब के अंदर इंटर किया नहीं उसने। तो इसका मतलब इंक का चौक के ऊपर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। बट आपने देखा होगा वो चौक अंदर तक पूरी गीली हो जाती है, आसानी से टूट जाती है। दैट मींस जो चौक गीली हुई थी, वाटर हमारे पास उसके बल्ब के अंदर तक भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण चौक गीली हो जाती है, आसानी से टूट जाती है। दैट मींस इंक तो खाली सरफेस पे रही, तो इंक का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। वो अंदर से अगर इंक जाती तो चौक अंदर से भी ब्लू हो जाती, पर अंदर इंक ने इंटर किया नहीं। बट जो वाटर था, वाटर अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, जिसके कारण चौक क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। तो वाटर का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, और इंक का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन है, एब्जॉर्प्शन। इसमें दो तीन डिफरेंस होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, बट एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। ये एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना, ये कैसी फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना है ना। जो एब्जॉर्प्शन है, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इनिशियली हाई एंड इट ग्रेजुअली डिक्रीज। तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका रेट इनिशियली पहले बहुत ज्यादा होता है, स्पीड में होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये घटने लग जाता है। पर इसका यूनिफॉर्म रेट होता है। इसका क्या होता है, जब तक पूरा एब्जॉर्प्शन होगा नहीं तब तक एक ही स्पीड में एब्जॉर्प्शन होते रहता है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो एब्जॉर्प्शन हमारे पास डिफरेंस टर्म्स है, जिसका हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री से कोई लेना देना है नहीं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सरफेस फिनोमेना है, अगर किसी सबस्टेंस के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, किसी दूसरे सबस्टेंस के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट, एग्जांपल भी हमने देख लिया। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। चारकोल का यूज करके, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे गैसों को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, वैक्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि एब्जॉर्प्शन की जो फिनोमेना है ये होती क्यों है। दैट मींस व्हाई आर द पार्टिकल ऑफ द सम सबस्टेंस एक्युमुलेट ओनली ऑन द सरफेस, खाली वो सरफेस के ऊपर क्यों एक्युमुलेट होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है। तो हम यहाँ पे दूसरा टर्म्स पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द एब्जॉर्प्शन। उसके लिए हमें थोड़ा कुछ चीजें क्लियर करनी होगी। अगर आपको ध्यान होगा, जब हम सरफेस टेंशन के बारे में बात कर रहे थे क्लास 11th में, तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, वहां पे ध्यान से देखता हूं मैं। अगर किसी सबस्टेंस के पार्ट देखते हैं तो सबस्टेंस के जो पार्टिकल होते हैं वो मोस्टली कैसे लगे होते हैं, लेयर में लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं, लेयर में। तो अब लेयर वैसे एक जो सरफेस होता है एक पार्टिकल, एक लेयर ऑफ पार्टिकल से नहीं होता, बहुत सारे लेयर होती है, इसलिए सरफेस कैसा होता है, रफ ही होता है। बट हम यहाँ पे इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल हमारे पास कौन सा, इसको नाम देते हैं बल्क पार्टिकल। क्या नाम देते हैं, ये बल्क मॉलिक्यूल, ये बल्क पार्टिकल। ये पार्टिकल कौन सा है, बल्क पार्टिकल। क्लियर, बल्क मॉलिक्यूल, ये बल्क पार्टिकल किसका, जिसके एब्जॉर्बेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एब्जॉर्बेंट की। किसकी बात करें, एब्जॉर्बेंट। दैट मींस जिसके सरफेस के ऊपर सबस्टेंस के पार्टिकल एक्युमुलेट होते हैं। क्लियर। तो ये बल्क पार्टिकल है। और ये जो ऊपर वाला पार्टिकल, इसको हम नाम, ये सारे के सारे पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, सरफेस पार्टिकल। क्या नाम दे दिया, सरफेस पार्टिकल है ना। या सरफेस मॉलिक्यूल, ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, बल्क मॉलिक्यूल, जो बीच में है, जो अंदर है, लेयर के बीच में, जिसके चारों तरफ क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो सरफेस के ऊपर सबसे आउटर लेयर वाली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस पार्टिकल। जब ध्यान से देखा जाता है तो इन दोनों पार्टिकल्स का नेचर डिफरेंट होता है। बल्क मॉलिक्यूल के पार्टिकल का डिफरेंट नेचर, इसका डिफरेंट नेचर। डिफरेंट बोले तो कैसे, अब ये बल्क पार्टिकल देखिए, ये क्या करता है, फोर्स क्या करता है, जो उसके नेबर पार्टिकल्स हैं, उसके पड़ोसी पार्टिकल्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में क्या करता है, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, बेटा फील करता है। और ये वाला पार्टिकल इसको इधर साइड अट्रैक्ट करता है, ये वाला पार्टिकल दैट मींस अट्रैक्टेड, जो इनके बीच में फोर्स क्या होते हैं, ये फील करते हैं। तो ये वाला पार्टिकल यहाँ से देखो, इसमें भी फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, इधर भी अट्रैक्टिव फोर्स, इधर भी अट्रैक्टिव फोर्स, इधर भी अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहाँ पे चारों तरफ में इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं बल्क पार्टिकल में। तो रिजल्टेंट, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कैसा होता है, हमारे पास जीरो, क्योंकि चारों तरफ से इक्वल फोर्स उसपे चारों तरफ से पार्टिकल पे लग रहा है। तो बल्क पार्टिकल है तो नेट रिजल्टेंट फोर्स बल्क पार्टिकल के ऊपर कैसा है, जीरो।
अब आप ध्यान से देखते हैं, जो हमारे पास है सरफेस पार्टिकल है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बट ऊपर से यहाँ पे क्या नहीं होता बेटा, यहाँ से कोई भी इस पे फोर्स लगता है। तो सरफेस पार्टिकल आप ध्यान से देख रहे हैं कि इसके नीचे भी पार्टिकल है, इधर भी पार्टिकल, इधर भी पार्टिकल, यहाँ से भी इस पे फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ से भी फोर्स है। बट सरफेस के ऊपर साइड से उस पे कोई भी पार्टिकल उसकी तरफ उसको अट्रैक्टिव फोर्स क्या नहीं लगता है नहीं, जिसके कारण ऊपर की तरफ फोर्स है नहीं ना। अब ऊपर की तरफ फोर्स है नहीं तो ये पार्टिकल इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ऊपर से कोई खींच नहीं रहा तो सिंपल सा, आप ऊपर से कोई उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो ये जो सरफेस का पार्टिकल है वो थोड़ा इनवर्ड फोर्स क्या करता है बेटा, फील करता है। क्या कौन सा फोर्स फील करता है, इनवर्ड फोर्स। इनवर्ड फोर्स दैट मींस अंदर की तरफ थोड़ा खिंचाव महसूस करता है, अंदर की तरफ वो थोड़ा क्या करता है, इनवर्ड फोर्स महसूस करता है। किसके कारण, जो अंदर के बल्क पार्टिकल है वो उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और बाहर की तरफ ये क्या होता है, ये बाहर से अंदर की तरफ थोड़ा क्या होता है, अपने आप को अट्रैक्टेड महसूस करता है। और जब हमने लिक्विड के केस में पढ़ा था तो सरफेस जो टेंशन होता है उसके लिए भी यही सरफेस पार्टिकल क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो नेट फोर्स है, ये रिजल्टेंट नेट फोर्स बच जाता है, जो कि इस पार्टिकल का बैलेंस है नहीं। इन फोर्स को नाम दिया जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या नाम दिया जाता है, अनबैलेंस या अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बाकी जो बल्क पार्टिकल है उसको तो बैलेंस फोर्स है, क्योंकि नेट फोर्स उसके ऊपर क्या है, रिजल्टेंट नेट फोर्स 0 है, चारों तरफ से पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर सरफेस का जो पार्टिकल है ऊपर से उसको कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, सरफेस के ऊपर उसको खाली बल्क के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इस पार्टिकल की एक टेंडेंसी होती है, अब इसके अनबैलेंस फोर्सेस है तो इस पार्टिकल की थोड़ा एनर्जी भी ज्यादा होती है, किसकी, सरफेस पार्टिकल की, एज कंपेयर टू दैट बल्क पार्टिकल। तो ये सरफेस पार्टिकल की एक टेंडेंसी होती है कि ये हमेशा उन अनबैलेंस फोर्सेस को क्या करने की कोशिश करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है, जो सरफेस पार्टिकल है इनमें सब में अनबैलेंस फोर्सेस है, सब में क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस है। और ये कैसे है कि ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द बल्क पार्टिकल, तो बल्क पार्टिकल के अट्रैक्ट करने के कारण नीचे की तरफ क्या है, थोड़ा इनवर्ड फोर्स महसूस करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं, जिसके कारण इनमें क्या होता है, ऊपर की साइड जो अनबैलेंस फोर्स है उनके कारण खिंचाव महसूस करते हैं। और इनकी टेंडेंसी होती है कि उन अनबैलेंस फोर्स को क्या करना चाहते हैं, हमेशा क्या करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। अब ये बैलेंस कैसे होगा, तो इसके आसपास, इसके नियर जो भी गैसेस पार्टिकल आते हैं वो क्या करते हैं बेटा, उन पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कोई भी गैस पार्टिकल, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या अनबैलेंस फोर्सेस है, इस अनबैलेंस फोर्सेस के कारण यहां से जो भी गैस का पार्टिकल जाता है, उस गैस या उस सबस्टेंस के पार्टिकल को ये सरफेस के मॉलिक्यूल अपने ऊपर क्या कर देते हैं बेटा, इनको अट्रैक्ट कर देते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद इनको क्या कर देते हैं, एक्युमुलेट कर देते हैं। तो वी कैन से दैट for the the unbalanced forces are responsible for the adsorption of the adsorbate particle on the adsorbent surface। तो हम सिंपल भी कह सकते हैं कि अनबैलेंस फोर्सेस ही रिस्पांसिबल होते हैं एडजॉर्बेट के पार्टिकल को एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करने के लिए। अगर अनबैलेंस फोर्सेस होंगे नहीं तो एडजॉर्प्शन की फिनोमेना भी होगी नहीं। तो ये एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है, यहाँ पे जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं बेटा, वहां पे एडजॉर्प्शन उतनी स्पीड पर, उतनी ज्यादा लेयर में क्या होता है, एडजॉर्प्शन वहां पे कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एडजॉर्प्शन के पीछे रिस्पांसिबल होता कौन है, एडजॉर्प्शन के पीछे रिस्पांसिबल होते हैं हमारे पास अनबैलेंस फोर्सेस ऑफ द सरफेस पार्टिकल। इस सरफेस पार्टिकल के जो अनबैलेंस फोर्सेस हैं वही रिस्पांसिबल होते हैं किसके लिए, हमारे पास एडजॉर्प्शन फिनोमेना के लिए। क्लियर। तो हमने देखा था कैसे एडजॉर्प्शन, हमने पढ़ लिया कैसे एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन होता क्या है, तो इट इज अ सिंपल सरफेस फिनोमेना। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट हमारे पास होता क्या है। क्लियर। एग्जांपल हम इसके आगे भी पढ़ेंगे और हमने बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को बता भी दिए, जैसे हमने कहा था रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, और हमारे पास क्या हो गया बेटा, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय द एक्टिवेटेड चारकोल। फिर हमने अभी वो किसका एग्जांपल लिया था, हमने चौक का भी एग्जांपल लिया था, कैसे इंक उसमें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और वाटर कैसा होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में फर्क है ना। और अगर सरफेस के पार्टिकल से एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या नाम देते हैं, डिसॉर्प्शन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, डिसॉर्प्शन। सेकंड हमारे पास टॉपिक आ जाता है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। सेकंड टॉपिक कौन सा आ जाता है हमारे पास, यस, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। सेकंड टॉपिक कौन सा है, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, सेकंड टॉपिक कौन सा, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन है, नॉट एब्जॉर्प्शन। क्लियर। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन।
तो बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग बिटवीन द या बेस्ड ऑन द फोर्सेस बिटवीन द एडजॉर्बेंट पार्टिकल एंड एडजॉर्बेट पार्टिकल, द एडजॉर्प्शन इज टू टाइप या द एडजॉर्प्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। पहला हमारे पास कौन सा एडजॉर्प्शन है? पहला फिजिकल एडजॉर्प्शन। पहला कौन सा एडजॉर्प्शन है? फिजिकल एडजॉर्प्शन। पहला कौन सा एडजॉर्प्शन है? फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर? और सेकंड कौन सा एडजॉर्प्शन है? केमिकल एडजॉर्प्शन। सेकंड कौन सा है? केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर? तो पहला कौन सा है? फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसको क्या नाम देते हैं? इसको फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। ये फिजिजॉर्प्शन है, केमिजॉर्प्शन शॉर्टकट में बोलते हैं। बट पहला टाइप हमारे पास कौन सा? फिजिकल एडजॉर्प्शन। और दूसरा हमारे पास कौन सा है? केमिकल एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला कौन सा? फिजिकल एडजॉर्प्शन। सेकंड कौन सा है? केमिकल एडजॉर्प्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस होता है क्या? क्लियर? तो पहला डिफरेंस यही है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वहां पे जो क्या होता है बेटा, एडजॉर्बेंट और जो पार्टी एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस होता है, दे आर वीक वान डर वाल फोर्सेस और फिजिकल फोर्सेस। क्लियर? तो इसमें कैसे फोर्स होते हैं? एडजॉर्बेंट पार्टिकल के बीच में या जो हमारे पास एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट होता है उनके बीच में कैसे फोर्सेस होते हैं? हमारे पास फिजिकल फोर्सेस होते हैं। कैसे फोर्सेस होते हैं? फिजिकल फोर्स। कैसे फोर्स होते हैं? फिजिकल फोर्स। तो ये हमारे पास कैसे होते हैं? वान डर वाल्स फोर्सेस। कैसे फोर्स होते हैं? वान डर वाल फोर्सेस। तो अगर फिजिकल फोर्सेस के थ्रू अगर एडजॉर्बेट पार्टिकल सरफेस में एडजॉर्ब्ड होते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन। एंड इफ द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एडजॉर्बेंट पार्टिकल एंड एडजॉर्बेट पार्टिकल, ये सरफेस और उस पार्टिकल के बीच में जो एडजॉर्बेट के पार्टिकल है, अगर वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? केमिकल बॉन्ड बनता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड अगर दोनों के बीच में बनता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? केमिकल एडजॉर्प्शन। तो अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा तो हमें पता है एडजॉर्प्शन होने के बाद वहां पे क्या बनेगा? हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंपाउंड। तो अगर वहां पे केमिकल बॉन्ड होता है किसके बीच में? सरफेस के बीच में, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में, तो केमिकल एडजॉर्प्शन। और अगर वहां पे फिजिकल फोर्स होता है लाइक अ वान डर वाल फोर्सेस, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसी के बेस पे दोनों को नाम दिया गया, नोमेनक्लेचर किया गया। तो केमिकल बॉन्ड वाला जो एडजॉर्प्शन होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, और फिजिकल फोर्सेस वाला जो एडजॉर्प्शन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस हमारे पास होता है, इट इज रिवर्सिबल। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है कैसा होता है? रिवर्सिबल। अब ये फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जांपल ध्यान से देखो। ये क्या है? एडजॉर्बेंट है। बोर्ड का सरफेस क्या है? एडजॉर्बेंट। ये चौक क्या है? एडजॉर्बेट। क्लियर? ये एडजॉर्प्शन हो गया। अब ये रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कैसे है कि मैं इसको आसानी से क्या कर सकता हूं? फिर से अलग अलग कर सकता हूं, है ना? और फिर से मैं क्या कर सकता हूं? दैट मींस मैं ये रिवर्सिबल होता है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है? ये एडजॉर्बेंट के पार्टिकल जाते रहते हैं और किसी फैक्टर को अगर चेंज कर दिया गया और फिर से उसको ऊपर एब्जॉर्ब हो सकता है, तो इट इज रिवर्सिबल। मैं इसको आसानी से क्या कर सकता हूं? हटा सकता हूं। बट इट इज नॉट रिवर्सिबल। इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल फॉर एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर एक बार आयरन के सरफेस पे रस्ट लग गया तो आप फिर से उसको क्या नहीं कर सकते? आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना? तो वहां पे आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। उस लेयर को आपको हटाना ही पड़ेगा। उतना आयरन आपका क्या हो जाता है? खत्म हो ही जाता है। तो अगर रस्टिंग ऑफ आयरन एक बार रस्ट लग गया तो आप उस रस्ट को किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? तुरंत उसी सरफेस के ऊपर आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। वहां पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, और कंपाउंड को आसानी से हम रिएक्टेंट में तुरंत कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो ये इरिवर्सिबल होता है। क्लियर? दूसरा हमारे पास होता क्या है? इट इज नॉट स्पेसिफिक। फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता। स्पेसिफिक, इट इज नॉट स्पेसिफिक। और ये क्या हो जाएगा? इट इज हाईली स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? हाई स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का दैट मींस कि यहां पे कोई भी गैस या कोई भी पार्टिकल किसी भी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना? तो यहां पे मैं अगर ग्रीन चॉक से भी लिखूंगा तब भी लिखा जाएगा, तब भी एब्जॉर्प्शन होगा। व्हाइट से लिखूंगा, ग्रीन से लिखूंगा, रेड से लिखूंगा, सब एब्जॉर्प्शन हो जाना है। या इसके ऊपर धूल के पार्टिकल भी, डस्ट पार्टिकल भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, चॉक पार्टिकल भी हो जा रहे हैं ना। तो अगर वहां पे क्या होता है, कोई भी पार्टिकल किसी भी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं इट इज नॉट स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिसिटी हो नहीं, सिलेक्टिविटी है नहीं इसमें।
बट केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट हमेशा फिक्स होते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन हमेशा एडजॉर्बेंट का काम करता है, वहां पे वाटर एंड जो एयर है वो किसका काम करती है, एडजॉर्बेंट का काम करती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हमारे पास वहां पे वाटर और ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज दूसरा अगर कोई गैसेस हम वहां पे यूज करें तो दूसरी गैस आयरन को क्या नहीं करती, रस्टिंग ऑफ आयरन का फिनोमेना वहां पे होगा नहीं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक होता है, जो रिएक्टेंट स्पेसिफिक होते हैं तभी उनके बीच एडजॉर्प्शन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है कि ये मल्टीलेयर होता है, इट इज मल्टीलेयर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी के ऊपर चौथी लेयर, ये इकट्ठा होती जाती है, वहां पे एक्यूमुलेट हो जाती है। बट इट इज मोनोलेयर। ये कैसे होती है, मोनोलेयर दैट मींस एक सिंगल लेयर बनती है। अभी देखना आप कभी जब आयरन पे रस्ट से बचाना होता है तो अगर एक बार आयरन के ऊपर रस्ट लग गया तो उस लेयर को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो लेयर हट गई तो फिर से वो नीचे वाली लेयर किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, एयर और वाटर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट, फिर से उसके ऊपर रस्ट लगेगा। तो अगर एक बार आयरन के ऊपर रस्ट की पूरी लेयर अगर उसके ऊपर क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, तो फिर ज्यादा उसके ऊपर क्या नहीं होता, रस्टिंग ऑफ आयरन फिर आगे प्रोसेस होती नहीं। तो इसकी एक लेयर अगर बन गई कंपाउंड की उसके ऊपर, उसके बाद दूसरी लेयर बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। क्लियर। पांचवा हमारे पास कौन सा है, in case of the physical adsorption the enthalpy of adsorption is very low. Enthalpy of adsorption that means enthalpy of adsorption, the amount of heat released by the amount of heat evolved when the 1 mole of adsorbent adsorbed, अगर हमारे पास adsorb कि अगर एक मोल गैस या कोई हमारे पास सब्सटेंस के मॉलिक्यूल किसी सॉलिड के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब्ड होते हैं, है ना, तो वहां से निकलने वाली जो हीट होती है, यहां ध्यान रखना एडजॉर्प्शन में हमेशा हीट बाहर निकलती है। दैट मींस एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। रिजल्टेंट कैसा होता है, एक्सोथर्मिक फिनोमेना। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कैसी होती है बेटा, लो होती है। कैसी होती है, लो होती है। और यहां पे जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है दैट मींस डेल्टा एच जो होती है कैसी होती है, हाई। अब यहाँ पे लो बॉन्ड बनते हैं, बहुत वीक बॉन्ड बनते हैं, तो हीट भी बहुत कम निकलेगी। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, तो वहां पे हीट भी क्या इवॉल्व होती है, बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है। क्लियर। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होती क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेंट आर एडजॉर्ब्ड या इज एब्जॉर्ब्ड। क्लियर। लास्ट हमारे पास इसमें जो डिफरेंस है कि इट इज डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। कैसा होता है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि अगर जो पार्टिकल होते हैं, गैस के वो पार्टिकल किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब्ड है, अब हमने वहां पे टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सरफेस को छोड़ के क्या होने लग जाते हैं बेटा, छोड़ के जाने लग जाते हैं। क्या जाने लग जाते हैं, सरफेस को छोड़ के जाने लग जाते हैं। क्लियर। और यहां पे क्या होगा, इट इज इनिशियली डिक्रीज विद इनिशियली इंक्रीज। ये हमारे पास क्या होता है, पहले इनिशियली इंक्रीज विद टेम्परेचर एंड देन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास टेम्परेचर के साथ पहले तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले इंक्रीज होता है, बल्कि हमें फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना। ये हमेशा डिक्रीज ही होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ डिक्रीज होते जाएगा। पर केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है ये टेम्परेचर के साथ इनिशियली क्या होता है, इंक्रीज, और उसके बाद क्या हो जाता है बेटा, एक पॉइंट आने के बाद फिर से क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे ऐसा होता क्यों है। तो ये हमारे पास डिफरेंस हो गया। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो हमारा होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर अगर मैं क्या करता हूं बेटा, इंक्रीज करता हूं, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, इट इज आल्सो इंक्रीज। तो जितना ज्यादा प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन की जो टेंडेंसी होती है, रेट होता है, वो उतना ज्यादा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में भी प्रेशर का क्या होता है बेटा, एडजॉर्प्शन बढ़ता जाता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, डिक्रीज भी होता है। क्लियर। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास किसके बीच में, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। ये एग्जांपल है द एक्युमुलेशन ऑफ द chalk या द accumulation of chalk on the surface of board, डस्ट पार्टिकल का एक्युमुलेट होना, बहुत सारी गैसेस जो होती है उनका एक्युमुलेट होना। आ रही बात समझ में। तो ये फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो गया, हमारे पास डिफरेंस हो गया। ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम पढ़ेंगे अगर कोई सरफेस सॉलिड है और एडजॉर्बेट क्या है, गैस है,
तो वहां पे कौन से फैक्टर है बेटा जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं हमारे पास अफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। दूसरा टॉपिक कौन सा, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, क्लियर। तो टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्लियर। अब हमारे पास यहां पे दूसरा कौन सा है, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन एक्सटेंट या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्लियर। और यहां पे हमारे पास क्या है, एडजॉर्बेंट है गैस और एडजॉर्बेंट कौन है, सॉलिड। अच्छा ये जो स्लैश लगा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सरफेस को या इंटरफेस को। दैट मींस जो क्या करता है इंटरफेस, दो स्टेट ऑफ मैटर या दो सबस्टेंस को सेपरेट करता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो ये सरफेस है। तो गैस पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रखी है किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर। तो ये फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास होता है बेटा, नंबर फर्स्ट इज नेचर ऑफ गैस। एब्जॉर्बेंट कौन है, गैस, और एब्जॉर्बेंट कौन है, सॉलिड। तब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ गैस। तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ गैस पे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि कुछ गैसेस जो होती है बेटा, लाइक NH3, CO2 and HCl are highly adsorbed by solid surface, adsorbed, clear, as compared to that H2, ये जो परमानेंट गैसें होती है N2, O2 etc. ये क्या होता है बेटा, नॉट हाईली एब्जॉर्ब। तो ये बहुत ज्यादा एक्सटेंट में इनका एब्जॉर्प्शन होता है, दैट मींस हम इजीली एब्जॉर्ब भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इजीली और नॉट इजीली एब्जॉर्ब। तो NH3, CO2, HCl ऐसी जो गैसें होती है क्या हो जाती है, परमानेंट जो गैसें होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, ऐसा होता क्यों है, क्लियर। ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास गैसेस हैं, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, आपको ध्यान होगा लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, वहां पे हमने पढ़ा था कि जो गैस जितनी आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा होता है, हाई। अब क्रिटिकल टेम्परेचर भी आप लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि द मिनिमम टेम्परेचर एट बिलो द गैस कैन बी कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके नीचे हम गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और उस टेम्परेचर से ऊपर गैस को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, लिक्विफाइड नहीं कर सकते, क्लियर। तो हाई लिक्विफिएबल जो गैसेस होती है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। तो यहाँ पे ये गैसेस आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है, दैट मींस कंडेंसेशन का आसानी से हो जाता है, तो सरफेस के ऊपर भी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसके पीछे रीजन कौन है, क्यों ये गैसें इजीली क्या हो जाती है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाती है, बिकॉज दे आर हाईली लिक्विफिएबल, सॉरी दे हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। याद रखना क्वेश्चन आता है एक नंबर में कि अगर किसी गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो इसका एब्जॉर्प्शन आसानी से होगा कि नहीं होगा, यस आसानी से होगा, क्लियर। और दूसरा क्या होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो भी क्या होती है बेटा, इजिली लिक्विफिएबल या हाईली लिक्विफिएबल, क्लियर, हाईली लिक्विफिएबल। तो जो गैसें बहुत ज्यादा आसानी से लिक्विफाइड हो सकती है और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, उन गैसों का एब्जॉर्प्शन भी बहुत आसानी से हो जाता है। और ये जो गैसें जिनका क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो है और क्या बताइए आसानी से लिक्विफाइड नहीं होती, इनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है हमारे पास, इसके कंपेयर में कैसा होता है, लो क्रिटिकल टेम्परेचर और नॉट हाईली लिक्विफिएबल। तो वो गैसें जो लिक्विफाइड आसानी से हो जाती है या जिनका लिक्विफैक्शन आसानी से हो जाता है और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, वो गैसें आसानी से सॉलिड सरफेस पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। बट वो गैसें जैसे परमानेंट गैसें जिनमें क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होता है और हमारे पास क्या होता है बेटा, इजीली लिक्विफिएबल नहीं है, ऐसी गैसों का एब्जॉर्प्शन भी कैसा होता है, थोड़ा कम होता है, क्लियर। दूसरा हमारे पास आता है टेम्परेचर, दूसरा कौन सा आता है, टेम्परेचर, क्लियर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो हमने कहा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। अब हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं थोड़ा कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, जो कैसा था, फिजिकल एब्जॉर्प्शन था, इसमें तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमेशा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। हम यहाँ पे एक आइसोबार बनाते हैं, इसको बोलते हैं
एडजॉर्प्शन आइसोबार, क्या नाम देते हैं इसको, एडजॉर्प्शन आइसोबार। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट, प्रेशर क्या रखा हुआ, कांस्टेंट, उसी को तो क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो ये एडजॉर्प्शन आइसोबार है, आइसोबार दैट मींस जहां पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। ये हम x अपॉन m, x यहाँ पे होता है, ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अभी हम पढ़ेंगे जब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे, तो x होती है द मास ऑफ द एडजॉर्बेट और m क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट के m मास के ऊपर x मास क्या होता है, एडजॉर्बेट का क्या होता है, एडजॉर्ब्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन एक्सटेंट बोलते हैं। और किसके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया, क्लियर। तो जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, टेम्परेचर में और क्या करते हैं बेटा, x अपॉन m में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जितना कम टेम्परेचर होगा उतना हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की एक्सटेंट ज्यादा होती है। जैसी जैसी हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का जो आइसोबार है वो क्या हो जाता है हमारे पास, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है उसका स्लोप। तो दैट मींस हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हमारे पास ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज। और सेम इन केस ऑफ द केमिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में x अपॉन m है, ये हमारे पास क्या है, t है। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो पहले हमारे पास एब्जॉर्प्शन एक्सटेंट एक पॉइंट तक बढ़ता है और उसके बाद क्या हो जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। मतलब रिजल्टेंट अगर हम देखें ओवरऑल तो डिक्रीज हो रहा है, पर पहले इंक्रीज, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात भी है। यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि व्हाई आर द केमिकल एब्जॉर्प्शन इनिशियली इंक्रीज विद द टेम्परेचर, हमेशा डिक्रीज होना चाहिए था। तो इसमें होता क्या है, जब भी हमने देखा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन में रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, तो वहां पर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होना जरूरी है बेटा, कॉम्प्लेक्स किसका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है। और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तब तक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा जब तक वो क्या नहीं करता, अपनी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करके थ्रेशोल्ड एनर्जी के पार उस एनर्जी बैरियर को नहीं कर सकता, तब तक क्या नहीं कर सकता, प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो जब तक उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उतना टेम्परेचर या हीट क्या होती है बेटा, उस एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में यूज होती रहती है। जैसे ही वहां पे क्या हो जाता है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो जाती है, एक्टिवेटेड या एक्टिवेशन एनर्जी कंप्लीट हो जाती है, वैसे उसके बाद क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन फिर से डिक्रीज होने लग जाता है। तो पहले जो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है क्या होता है, जो हीट है वो एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में क्या होने लग जाती है, कंज्यूम होने लग जाती है, क्लियर। और बाद में जब जैसे ही वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर जाता है, फिर से हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाता है। तो एक फिक्स टेम्परेचर जहां तक वो इंक्रीज होता है, और वो इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करके अपनी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करते हैं। पर जिस टेम्परेचर को एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर पार करते हैं, उसके बाद फिर से उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, क्लियर। तो ये हमारे पास था टेम्परेचर का इफेक्ट। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा होता है बेटा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में होगा क्या कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में अगर एडजॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया है वो जितना ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेटल का पीस लेते हैं और मेटल के पीस में होता क्या है कि एडजॉर्प्शन हम करते हैं तो वहां पे गैसेस बहुत कम क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। बट अगर उसी मेटल के पीस को अगर हम फाइनली डिवाइडेड मेटल्स बना देते हैं, दैट मींस छोटे छोटे पीसेस में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होने लग जाता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, क्लियर। तो दैट मींस किसके पीस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। तीसरा हमारे पास आता है एक्टिवेशन ऑफ द एब्जॉर्बेंट की। एब्जॉर्बेंट की हम एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है कि द इंक्रीजिंग द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द एब्जॉर्बेंट। अब एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं, या तो किसी सरफेस को रफ करेंगे, उससे भी एब्जॉर्प्शन के एक्सटेंट को बढ़ा सकते हैं, या फिर जैसे चारकोल को, एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब होता है कि अगर मैं चारकोल को सुपर हीट या सुपर हीटेड स्टीम में उसको क्या करता हूं बेटा, मैं हीट करता हूं, तो वहां से सारी गैसेस रिमूव हो जाती है और उसका सरफेस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको हम नाम देते हैं एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो बहुत सारे हमारे पास क्या है फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन के एक्सटेंट को घटा बढ़ा सकते हैं, क्लियर। लास्ट हमारे पास जो फैक्टर आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। कौन सा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मोस्टली क्या होता है, प्रेशर हमारे पास जब गैस और सॉलिड और गैस के एब्जॉर्प्शन के केस में हम देखते हैं तो वहां पे प्रेशर बढ़ाने पे हमेशा एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक देते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो जैसे आइसोबार से डायरेक्ट माइंड में क्या आ गया था कि जहां पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। आइसोथर्म का मतलब जहां पे क्या हो जाता है हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का दैट मींस होता है बेटा द रिलेशन बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एक्सटेंट एंड प्रेशर इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन
आइसोथर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि कांस्टेंट टेम्परेचर में एडजॉर्प्शन एक्सटेंट में और प्रेशर में जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। क्लियर। तो एडजॉर्प्शन एक्सटेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, x अपॉन m से। x क्या है हमारे पास, मास ऑफ एडजॉर्बेट। x क्या है हमारे पास, मास ऑफ x इक्वल टू मास ऑफ एडजॉर्बेट, और जो कौन सी अमाउंट ऑफ m एडजॉर्बेंट्स ने एडजॉर्ब किया है, ये हमारे पास किसका हो गया, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। क्लियर। एडजॉर्बेंट है तो x है मास ऑफ एडजॉर्बेंट और m के मास ऑफ एडजॉर्बेंट, तो इसको वो बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या नाम देते हैं इसको, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, x अपॉन m की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एडजॉर्प्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होती है। क्लियर। अब तो ये हमारे पास x अपॉन m को क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जहां पे x क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या हमारे पास, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। क्लियर। और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसको बोलते हैं, x अपॉन m एंड प्रेशर में जो रिलेशन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को हम क्या नाम देते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म सिंपल होता है कि हमारे पास क्या है बेटा, ये प्रेशर है इधर, इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं इसको। क्लियर। और ये हमारे पास क्या, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो जैसे ही जैसे हमारे पास प्रेशर बढ़ता जाता है, यहाँ पे क्या होता जाता है हमारे पास, एडजॉर्प्शन की एक्सटेंट बढ़ती जाती है। एक केस ऐसा आता है बेटा जहां पे फिर क्या नहीं होता, ये हमारे पास एडजॉर्प्शन जो एक्सटेंट होता है ये प्रेशर से अफेक्ट होना बंद हो जाता है, या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या नहीं होता, प्रेशर से अफेक्ट नहीं होता। इसको पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड प्रेशर। क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर। द प्रेशर आफ्टर द एडजॉर्प्शन एक्सटेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंक्रीजिंग प्रेशर, उसको हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर। अब फ्रेंडलिक हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1909 में क्या किया, इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को क्या किया बेटा, मैथमेटिकली क्या किया, एक इक्वेशन में क्या किया उसने, ड्राइव किया, या एक इक्वेशन के फॉर्म में उसने दिया, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या नाम देते हैं इसको, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मैथमेटिकली इस एडजॉर्प्शन, इस आइसोथर्म को क्या लिखा या मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया फ्रेंडलिक ने, और उस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को हम क्या नाम देते हैं बेटा, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक एट अ लो टेम्परेचर, सॉरी लो प्रेशर, टेम्परेचर कैसा है यहाँ पर, तो कांस्टेंट है ना, ये कैसा है, कांस्टेंट है। तो जब प्रेशर कैसा होता है बेटा, एट लो प्रेशर the x upon m is directly proportional to p, है ना, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x upon m इक्वल टू k into p। k यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो x upon m क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, k क्या है कांस्टेंट, और p क्या है हमारे पास, प्रेशर है। अब जैसे ही हमने प्रेशर थोड़ा बढ़ाया इंटरमीडिएट प्रेशर पे, ये किसका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, इंटरमीडिएट प्रेशर, फ्रेंडली का सेम है। ये जो x अपॉन m है बेटा, ये धीरे धीरे क्या होता है हमारे पास, इसमें प्रेशर की जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो इंटरमीडिएट प्रेशर में हमारे पास एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ना थोड़ा क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। और यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, k इंटू पी की पावर 1 अपॉन m। आ रही बात समझ में, ये इक्वेशन x अपॉन m इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1 अपॉन n, n एक सिंपल होल नंबर होता है, तो इस पर डिपेंड करता है। जैसे ही प्रेशर हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, एट हाई प्रेशर, जैसे ही प्रेशर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, x अपॉन m इक्वल टू क्या हो जाता है, k इंटू पी की पावर 0। दैट मींस हाई प्रेशर पे क्या नहीं होता हमारे पास, ये प्रेशर क्या नहीं करता, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को क्या नहीं करता, अफेक्ट करता है नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जहां से एडजॉर्प्शन की अमाउंट क्या नहीं होती बेटा, तो लो प्रेशर पे क्या हो जाएगा, x अपॉन m इक्वल टू k इंटू पी। क्लियर। इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, x अपॉन m इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1, और लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, x अपॉन m इक्वल टू k इंटू पी की पावर 0। दैट मींस हाई प्रेशर पे क्या नहीं करता, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर इंक्रीज करने पे वो क्या नहीं होता, उसमें कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं। तो ये हमारे पास फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। और इस आइसोथर्म को हम क्या कर सकते हैं, ये तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर हम किसी सॉल्यूशन से एडजॉर्प्शन की क्या देखते हैं बेटा, एक्सटेंट और कंसंट्रेशन के बीच में अगर मैं कोई आइसोथर्म अगर क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ पे पी की जगह क्या आ जाएगा, हर जगह कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन के टर्म में भी क्या कर सकते हैं, हम आइसोथर्म को किसी सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर।
तो ये हो गया हमारे पास कैंडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसी के साथ हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन हमने बहुत सारे बता दिए। रस्टिंग ऑफ आयरन भी है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कलर को अगर डिकलराइज करना है तो वहां पे भी हम एडजॉर्प्शन की थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहीं पे हमारे पास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है एडजॉर्प्शन। थैंक यू।